हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 31st वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तक कर लिया था। आज से हम लोग जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेजोनेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और ये बहुत यूज होता है, आगे आपको इसका बहुत यूज देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ेंगे, हर एक बारीकी को हम लोग समझेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस टॉपिक पर कम से कम 3 से 4 वीडियो आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेजोनेंस, जो इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा था, उसमें हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा था। यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जब पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? डिलोकलाइज। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। अब डिलोकलाइज क्यों होते हैं? जैसे कि आपको सबको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से कंपैरेटिवली क्या होता है? लेस स्टेबल। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं। ठीक है ना, लोकलाइज और डिलोकलाइज में यही डिफरेंस होता है कि जो लोकलाइज होता है वो स्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना, यानी वो अपनी जगह पर ही रहेगा, अपनी जगह से वो नहीं हटेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज। और जो स्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो हम बोल सकते हैं कि वो डिलोकलाइज हो सकता है। और जो डिलोकलाइज होने की जो टेंडेंसी होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो यानी रेजोनेंस क्या हुआ? रेजोनेंस इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ही होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। ये नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल से निकलकर दूसरे मॉलिक्यूल में चले जाए। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं, उन्हीं एटम्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन होता है। कब होगा? जब उस मॉलिक्यूल में कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेसिकली जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, यानी पाई बॉन्ड के साथ में कोई अगर एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे पाई के साथ में सिग्मा रहेगा और पाई सिग्मा फिर पाई आ जाए, या पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाए, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन आ जाए, मतलब किसी टाइप का कोई अरेंजमेंट आ जाए जिससे हम क्या कर सके? पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करें विद इन अ मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बातें निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस में क्या होगा? रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, यानी सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। यानी रेजोनेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें होगा? विद इन या इन ए इंट्रामोलिकुलर, या विद इन अ मॉलिक्यूल या फिर इंट्रामोलिकुलर। ठीक है ना, यानी रेजोनेंस जो है वो एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। ठीक है, फिनोमिना है या प्रोसेस है, जो भी बोल सकते हैं आप। यानी ये इंटरमोलिकुलर नहीं है, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं होता, ये विद इन अ मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ये 3 चीजें रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक से निकलकर आती हैं। जैसे एक मैंने ओजोन का आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पर ओजोन में हम देखते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम है, वो आपस में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। तो जो सिग्मा होगा वो लोकलाइज्ड होगा
और जो पाई होगा वो डीलोकलाइज होगा, यानी सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक सिग्मा है और इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए इस ऑक्सीजन से, यानी इसकी वैलेंसी से ज्यादा हो गई, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया, इस पर एक पॉजिटिव आ गया। इस पर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 4 2 6 हो गए, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए हमने माइनस लगाया है। क्या लगाया है? यानी इस पर क्या आया है? माइनस आया है। इस पर प्लस, इस पर माइनस। ये हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया है? लुईस स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, लुईस स्ट्रक्चर में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। लुईस स्ट्रक्चर में केवल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लुईस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये बने माइनस, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है भाई, 6 तो पहले से ही हैं, 2 2 4 और ये 2 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और माइनस का मतलब इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, देखो एक कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। पाई सिग्मा लोन पेयर बोल सकते हो या फिर कार्बन निगेटिव आयन बोल सकते हो। कार्बन आयन तो नहीं बोलेंगे, यहाँ निगेटिव आयन बोल सकते हो। तो ये कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट सिस्टम से ये होता है कि आप इजिली इसको डिलोकलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारे, तो यहाँ बन गया निगेटिव डबल बॉन्ड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। इसकी वैलेंसी और ज्यादा हो गई, तो भाई इसकी वैलेंसी और ज्यादा हो गई। तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए या बराबर करने के लिए हमने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, जो कि डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन थे, वो हमने इस ऑक्सीजन पर चढ़ा दिए। तो यानी अब पाई बॉन्ड इन दो एटम्स के बीच में बन गया और यहाँ पर क्या आ गया? निगेटिव आयन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें, ठीक है ना, तो क्या कोई चेंज दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमको चेंज दिख रहा है किसका? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसके अलावा और कोई हमको चेंज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इट मीन्स दैट दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में से हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? अगर मान लीजिए हमें कहीं पर कोई रिएक्शन करवानी है या कहीं पर ये मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पर हम कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? यानी ये आप सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर पर ही ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ हाँ, हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है? हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब इन दोनों से मिलता जुलता कोई एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाएंगे? 3 ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन हो गए। ये सिग्मा तो फिक्स है, ये तो क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी क्या है? लोकलाइज है, यानी पॉजिटिव चार्ज अपनी ही जगह है, इसका डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसको हमने अपनी जगह रख दिया। निगेटिव आयन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो निगेटिव आयन इस ऑक्सीजन पर भी, इस ऑक्सीजन पे, यानी हमने कुछ पार्ट इसका यहाँ ले लिया, इसको बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल। कुछ पार्ट हमने इसका यहाँ ले लिया, कुछ पार्ट हमने इसका यहाँ ले लिया। वैसे 2 ऑक्सीजन है, हाफ पार्ट इसका यहाँ होगा, हाफ पार्ट इसका यहाँ होगा। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है, यानी पाई बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? डॉटेड लाइन से बनाया। इसका मतलब इन दोनों में से पाई बॉन्ड हो सकता है। तो ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। यही आपका ओजोन का स्ट्रक्चर लिया जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है,
और रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बेटा ध्यान रखना, जो स्टेबिलिटी होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इट मींस दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हमारा क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा और उसका उतना ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों में तो खैर दोनों सेम है, अगर कोई ऐसा आ जाता है जैसे मान लो किसी में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और उनमें से कोई एक ज्यादा स्टेबल है, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो उसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। ठीक है, और उस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक बात मैंने और बतानी है यहां पर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, उनका टेम्परेचर और प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ओके, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को हटा दें तो आप देखेंगे आप इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है। क्यों? दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल बोल सकते हैं, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड हो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इट मींस दैट इन बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल के हम देखेंगे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दें, चाहे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दें, चाहे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहा है, वो भी कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो चार्ज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा, यानी चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई बात समझे, यानी चार्ज में कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो भी आप पाएंगे कि सेम है, चाहे आप अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए वो भी आप सेम पाएंगे, चाहे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए वो भी आप सेम पाएंगे। ठीक है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही डिलोकलाइजेशन होगा, एटम्स का यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी हम एटम्स की पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, जिसका मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिया है। ये है एसीटोन, इसका एक एच हमने यहाँ लगा दिया और एसीटोन यानी कीटोन से हमने इसको इनॉल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये मैंने एग्जांपल आपको कहाँ बताया था, ये मैंने एग्जांपल आपको टॉटोमेरिज्म में बताया। टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है ये, यहाँ पर जो एच है, एच एटम है, उसकी पोजीशन क्या कर दी हमने, चेंज कर दी, जिससे यहाँ पर इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये कीटोन से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर टॉटोमर्स, दे आर व्हाट, टॉटोमर्स, यानी ये जो हैं वो एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ पर लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ एटम चेंज कर दी, और पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, only position of pi electrons or lone pair of electrons can be changed or delocalized in resonating structure। ठीक है, ओके, वेरी गुड। जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 एटम पार्टिसिपेट किए, ठीक है ना, रेजोनेंस में, इन तीनों एटम, ये जो तीनों एटम है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, क्या होने चाहिए,
सेम प्लेन में, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे रेजोनेंस में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहीं पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होगा अगर डबल बॉन्ड है, या फिर sp होगा अगर ट्रिपल बॉन्ड है। यानी हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस जो हमेशा होगा वो डबल बॉन्ड वाले यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले में, या ट्रिपल बॉन्ड या sp हाइब्रिडाइजेशन वाले एटम्स में ही होगा। यानी उनका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनका प्लेन चेंज हो गया तो भी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो सकते। यानी पाई, देखो इलेक्ट्रॉन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उनको डिलोकलाइज कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो आपको उनको सेम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो यानी देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और CH3, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, दिस इज, ये क्या है, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल कार्बोकैटायन। तो पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ये भी एक कॉन्जुगेशन बन गया। अभी आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन देखेंगे भी, ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये देखिए, अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर पाई आ गया। इन तीनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2 और एक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का भी क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन अगर इस कार्बन को हम कंपेयर करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि सारे वैलेंसीज कार्बन की यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। तो ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में, यानी इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो सेम प्लेन में, तो इसीलिए रेजोनेंस इन तीनों एटम्स के बीच में हुआ, ना कि इस एटम के बीच में। देखिए इस एटम का रेजोनेंस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हुआ, इन तीनों के बीच में। ऐसे ही अगर हम बात कर लें टॉल्यूइन की, तो टॉल्यूइन में जो बेंजीन के 6 कार्बन हैं उन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी उन सारे का जो प्लेन है वो सेम है, और इसका sp3 है। तो रेजोनेंस हमेशा यहाँ पर किस में होगा, बेंजीन रिंग में होगा। किसमें होगा, बेंजीन रिंग में। मेथाइल ग्रुप यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रेजोनेंस में। हाँ, अगर मेथाइल की जगह यहाँ पर बेटा क्या होता, कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन हो जाता ये, तो अब इसका भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन, कार्बेनाइन अगर होता तो sp3 हो जाता वहां पर। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन होता, क्या होता, कार्बोकैटायन, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। यानी अब ये सारे क्या हो गए, सेम प्लेन में हो गए। तो अब यहाँ पर ये भी रेजोनेंस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहाँ पर मेथाइल है या कार्बेनाइन है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, वहां पर उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया और वो उनका प्लेन चेंज हो गया। रेजोनेंस के लिए हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, वो सेम प्लेन पर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो इनकी एनर्जी में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, होगा तो बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। उसी डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए इसको हम लोग डबल साइडेड एरो से, टॉटोमेरिज्म को रिवर्सिबल वाले साइन से, ये रिवर्सिबल वाला साइन नहीं है, ये डबल साइडेड एरो है। इसका मतलब या तो स्ट्रक्चर ये होगा, ये, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। डबल साइडेड एरो का मतलब ये है, और एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये मैंने आज आपको रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट टर्म से या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से रेजोनेंस होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।